आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है कुल 8 या 9 पार्ट में होगा, जिसमें हम पूरे चैप्टर का टॉपिक कवर करेंगे और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं विथ न्यूमेरिकल, उन सबको हम साथ ही साथ डिस्कशन करेंगे। तो मैं इस चैप्टर का स्टार्ट करता हूँ क्लास 9 से, और 9 से इसलिए क्योंकि 9th की चीज़ों को आपने पढ़ा हुआ है और वहीं से मैं रिलेट करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th में जो चीज़ आपने पढ़ी हैं, और वो चीज़ है आपकी एनर्जी। तो आप ये जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है। अगर मैं आप बात करूं एनर्जी की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी का मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम एनर्जी कहते हैं। आई होप कि आपको याद होगा ये बात। और एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसा कि अगर आपको याद हो, जिसमें एक इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा था, एक था आपका मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में, हीट एनर्जी, ये सब डिफरेंट फॉर्म है। क्लास 9th में आपने ग्रेविटेशनल एनर्जी भी पढ़ी होगी, ऐसे ही न्यूक्लियस एनर्जी, और भी तमाम टाइप की होती है, केमिकल एनर्जी, और भी तमाम टाइप की एनर्जी। उसमें से एक जो एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि क्लास 10th में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, और उससे रिलेटेड कुछ बातें होती है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका मतलब एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म में से हमको एक फॉर्म पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैं यही सब चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। उससे जानने से पहले आप थोड़ा सा याद करिए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। अगर आपको याद हो तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब एक ऐसी एनर्जी जो कि मास से रिलेटेड होती है, मास से एसोसिएटेड होती है, उस एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। याद करिए, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म थे, एक थी आपकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या थी आपकी, एक पोटेंशियल एनर्जी। याद है आपको? काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता था आपका, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था आपका, mgh। तो अगर आप दोनों एनर्जी को देखिए तो दोनों की दोनों एनर्जी में मास है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी थी जिसमें मास एसोसिएटेड होता था या मास रिलेट होता था। तो ऐसी एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। सेम इसी तरह से एक ऐसी एनर्जी, ठीक है, देखिए लिखा हुआ ना, एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर दोज एनर्जी विच एसोसिएटेड विथ चार्ज, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को M से, चार्ज को Q से। तो एक ऐसी एनर्जी जो कि चार्ज से एसोसिएटेड होती है, यानी कि चार्ज से रिलेटेड होती है, ऐसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, नाउ अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो देखिए, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, एक ऐसी एनर्जी जो कि चार्ज से रिलेटेड होती है या चार्ज से एसोसिएटेड होती है, उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इसके बाद बात आता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, क्योंकि आपको चैप्टर का नाम भी इलेक्ट्रिसिटी ही है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, देखिए, अ फिजिकल फिनोमिना विच अकर ड्यू टू चार्जेस कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्जेस की वजह से जितनी भी फिनोमिना, जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। देखिए, चार्जेस की मतलब चार्ज दो तरह से बिहेव करते हैं। जैसे अगर आप देखिए फिर से काइनेटिक एनर्जी में अगर आप ध्यान दीजिए, तो जब काइनेटिक एनर्जी जब बात हो रही थी मैकेनिकल एनर्जी में, तो जब उसमें वेलोसिटी आ जा रहा था तो काइनेटिक एनर्जी भी हो जाती थी, और जब ग्रेविटेशनल बात होती थी वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती थी। इसी तरह से जब चार्ज रुका हुआ होता है तब जो फिनोमिना देखने को मिलता है उसे हम स्टैटिक चार्ज फिनोमिना कहते हैं। बात समझिएगा,
चार्ज जब रुका हुआ हो, रेस्ट में हो या स्टैटिक हो, तो रुके हुए या स्टैटिक चार्ज से मिलने वाले जितने भी फिनोमिना, जितने भी घटनाएं होती हैं, उन्हें हम स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या उसको शॉर्ट भाषा में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ठीक है। अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो, तो उसे हम मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या उसको शॉर्ट भाषा में हम उसे इलेक्ट्रोडायनेमिक कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वो एनर्जी जो कि चार्ज से एसोसिएटेड होती है, चार्ज की वजह से जो एनर्जी हमको मिलती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। चार्जेस की वजह से हमको डेली लाइफ में जो भी फिनोमिना, जो भी घटनाएं देखने को मिलती हैं, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चार्जेस दो तरह से हो सकते हैं, या तो रुके हुए चार्ज या स्टैटिक चार्ज हो, या फिर मूव करते हुए चार्ज हो। ठीक है ना। अगर रेस्ट या स्टैटिक चार्जेस हैं तो उनकी वजह से जो भी फिनोमिना मिलेंगी उन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे, या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, अगर चार्ज मूव कर रहे हो या मूविंग कंडीशन में हो, तब जो हमको फिनोमिना देखने को मिलेगा उसे हम मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक कहेंगे। ठीक है। इतनी बातें आई होप की बात समझ में आई होंगी। अच्छा, इसका डेली लाइफ में एग्जांपल कहाँ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का? तो देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जब बारिश के मौसम में बिजली तड़कती है तो वो तड़कते हुए जमीन पे आती है, यानी कि धरती से सट जाती है। तो ये जो फिनोमिना होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि चार्जेस की वजह से ही होता है, तो इस फिनोमिना को हम लोग स्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यानी कि बिजली का जो तड़क के जमीन पे गिर जाता है वो फिनोमिना कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका एक मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। अगर आप एक बैलून ले लीजिए और एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए, और बैलून को फुला के अपने सर पे रगड़िए, और कागज के पास अगर आप ले जाएंगे तो कागज के टुकड़े वो सट जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये भी चार्ज का ही एक फिनोमिना है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का ही एक फिनोमिना है, लेकिन इसमें चार्जेस जो है वो रुके हुए होते हैं, इसलिए उन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बात समझ आई आपको? अच्छा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्या फिनोमिना है? तो आपके घर में जो बिजली आती है ना, जो जो बिजली घर में आपके है, उसमें क्या होता है कि चार्जेस जो है वो तार में एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करते हैं, यानी कि मूव करते हैं। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना देखने को मिलता है उसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक कहते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अच्छा, एक चीज और जानिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक बात ये कही थी कि फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हैं उनको माना जाता है माइकलसन फैराडे को। ठीक है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माइकलसन फैराडे को कहा जाता है। ठीक है ना। तो इतनी बातें आप चीजों को समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अगर कोई क्वेरी होगा तो मुझसे जरूर पूछिएगा। लेकिन अगर आप एक चीज को देखिए ध्यान से, तो चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिफिनीशन हो या इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनीशन हो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कही जाए या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात कही जाए, इन चारों बातों में एक चीज कॉमन है। और कॉमन क्या है? कॉमन है एक नाम, जिसका नाम है चार्ज। ठीक है ना। देखिए, तो क्वेश्चन ये है कि भाई बार बार चार्ज की बात की जा रही है, लेकिन ये चार्ज है क्या? तो चलिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का, वहीं से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई फिर चार्ज क्या होता है? ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि चार्ज क्या है। तो आप लोग चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, चार्ज क्या होता है। तो देखिए, चार्ज एक ऐसा फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही साथ
मैग्नेटिज्म का फिनोमिना देखने को मिलता है। यानी कि अब मैं चाहूं तो यहां पे अगर आपको डिफिनीशन लिख के दिखाऊं, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं अ चार्ज इज अ फंडामेंटल फिजिकल quantity which is responsible to create the phenomenon of electricity as well as magnetism। तो जैसे कि मैंने बताया कि चार्ज एक ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है मैटर की जो कि रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी फिनोमिना होती हैं उसको क्रिएट करने में। अगर चार्ज नहीं होगा, चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी नाम की चीज होगी ही नहीं। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके। देखिए, चार्ज से रिलेटेड दो डिफिनीशन और मिल जाती हैं हमको। तो देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। चलिए, तो मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिफिकेशन। ये नाम याद रखिएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन एक मेथड है जिसके वजह से हम किसी बॉडी में चार्ज की प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं। यानी कि मेथड ऑफ डेवलपिंग चार्ज इन बॉडी। यानी कि किसी बॉडी में चार्ज की प्रॉपर्टी डेवलप करने वाले मेथड को, जिस मेथड का यूज करके हम किसी बॉडी में चार्ज की प्रॉपर्टी डेवलप कर देते हैं, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। ये 3 मेथड होते हैं, तो आप चाहें तो लिख जाइए कौन कौन से मेथड होते हैं भाई। पहला मेथड होता है फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होता है फ्रिक्शन मेथड, बस अभी आप नाम जानिए। दूसरा मेथड होता है आपका कन्वेक्शन मेथड। और तीसरा मेथड होता है आपका इंडक्शन मेथड। ये 3 तरह के मेथड हैं। मैं वैसे ही आपको आगे इन तीनों मेथड के बारे में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में या किसी फर्दर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप जानिए कि ये 3 तरह के मेथड होते हैं जिसका यूज करके हम किसी बॉडी में चार्ज की प्रॉपर्टी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और जिस मेथड का यूज करके हम किसी बॉडी में चार्ज की प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं उसी मेथड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट छोटा सा डिफिनेशन मिलता है और वो होता है इलेक्ट्रीफाइंग बॉडी क्या होती है।
ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रीफाइंग बॉडी क्या होता है। इलेक्ट्रीफाइंग बॉडी, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रीफाइंग बॉडी का मतलब एक ऐसी बॉडी जिसमें चार्ज की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइंग बॉडी। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोज बॉडी, लिख जाइए, दोज बॉडी which consist some amount of चार्ज को किस तरीके कहते हैं हम, क्यू से, तो दोज बॉडी विच कंसिस्ट सम अमाउंट ऑफ चार्ज, ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइंग बॉडी। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन ये उठता है कि वो बॉडी जिसमें चार्ज हो ही ना, उस बॉडी को हम लोग फिर क्या बोलेंगे। तो याद रखिएगा, वो बॉडी जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसी बॉडी को हम लोग न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जिस बॉडी में चार्ज है उसे इलेक्ट्रीफाइंग बॉडी बोलेंगे, जिस बॉडी में चार्ज नहीं है उसे हम न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बातों में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जो हमको थोड़ा डिटेल में जानना है और वो ये है कि चार्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो चार्ज से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, सो लिख जाइए, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू दी चार्ज। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए भाई, पहला पॉइंट नंबर 1, चार्ज को डिस्कवर किसने किया। चार्ज को डिस्कवर किसने किया, तो चार्ज को डिस्कवर किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, मुझे स्पेलिंग भी नहीं पता है, तो आप लिख जाइए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है ना, ये इन्होंने चार्ज को डिस्कवर किया था। ठीक है, दूसरी चीज, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। तीसरा चीज, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, इसकी जो यूनिट होती है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी कूलम्ब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रहेंगी चीजें। चौथी बात, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो ये डैश मैंने लगा रखा है, ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो कूलम्ब। ठीक है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, और दूसरी बात कि प्रोटॉन पे मैंने प्लस लगा रखा है, नहीं, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अच्छा, ये दो बातें तो आप लोग शायद जानते भी होंगे, लेकिन ये आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ये खोजा कौन था। तो याद रखिएगा, इसको
रॉबर्ट मिलिकॉन ने खोजा था या बताया था एक्सपेरिमेंट करके। तो रॉबर्ट मिलिकॉन ही पहले पर्सन थे जिन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है पॉजिटिव। एक चीज और कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो कूलम चार्ज होता है। ठीक है ना, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चूंकि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं बाबू, अगर आपको याद हो तो फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कहने का मतलब। तो जिस भी चीज को मेजर करते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो किसी पॉइंट नंबर 5, किसी भी बॉडी पर कितना अमाउंट में चार्ज है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE या फिर Q इज इक्वल टू NP प्लस। ठीक है, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, आगे हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं बताऊं आपको, अगर 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 मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूछा जाए कि इस बॉडी का चार्ज कितना होगा। तो देखिए, इस बॉडी का चार्ज होगा Q इज इक्वल टू N, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं 2, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, और E पे माइनस लगा है। इसका मतलब ये क्या लिख रहा है, E पे चार्ज कितना है, तो आप लिखेंगे -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। इतना चार्ज इस बॉडी पर है। ठीक है, आगे इस पे हम और डिस्कशन करेंगे काफी डिटेल में, कई न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। अभी के लिए आप इसको समझिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा याद रखिएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया -1.6 10 पर -19 कूलम। इसका उल्टा अगर मैं पूछूं, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर आई थिंक 5 हो गया, पॉइंट नंबर 6, याद रखिएगा 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, -1.6 10 पर -19 कूलम। यहां मैं क्या पूछ रहा हूं कि 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो याद रखिएगा 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक चीज देखिए अंतर, यहाँ मैंने E पे माइनस लगाया है, बट यहाँ पे ने E पे माइनस नहीं लगाया है। तो जब E पे माइनस नहीं लगा रहेगा, इसका मतलब ये बताएगा कि इसके पहले जो नंबर लिखा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। ठीक है ना, और अगर E पे माइनस लिखा हुआ है और उससे रिलेटेड कोई नंबर है, तो ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है। क्लियर है, चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, एक आइसोलेटेड एटम पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एक अकेले एटम पर, एटम समझते हैं ना आप लोग, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, लिथियम एटम, ये एटम वो एटम। तो एक आइसोलेटेड एटम पे आप चाहें तो लिख सकते हैं आइसोलेटेड एटम। ठीक है, नॉर्मली 0 कूलम का चार्ज होता है। ठीक है ना, जैसे अगर आप देखिए, इसका आप एग्जांपल समझिए क्यों होता है। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम ले लूं, उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, तो अगर पूछूं कि ये एक बॉडी, ये पूरा का पूरा सिस्टम है, अब इसका टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा,
एक तो चार्ज होगा किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, तो एन पी प्लस करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए पहला चार्ज इसकी वजह से होगा, दूसरा चार्ज किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो Q2 कितना हो जाएगा आपका एन ई माइनस, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस पूरी बॉडी का, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए Q1 की वैल्यू n क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 1 इंटू पी प्लस क्या है, प्रोटॉन पे चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस के साथ, ठीक है ना। तो कुल कितना हो जाएगा, ये हो ही जाएगा आपका प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए फिर यहाँ प्लस लगा है, Q2 कितना हो जाएगा, Q2 क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए ये दोनों के दोनों सेम है, बट ये माइनस है ये प्लस है, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। तो अगेन देखिए कितना आएगा, क्यू टोटल अमाउंट ऑफ एटम कितना आएगा 0, यानी कि इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये इतनी बातें समझ में तो आ ही रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो नॉर्मली एटम जो होते हैं वो एक नॉर्मली आइसोलेटेड एटम जो होते हैं वो 0 कूलम का चार्ज रखते हैं। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में तो आ ही रही होंगी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको इरेज करता हूं मैं। नाउ आगे देखिए, अगर पॉइंट नंबर 8, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, ठीक है, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है, तो ऐसी बॉडी निगेटिव चार्ज बॉडी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज्यादा है, तो ऐसी बॉडी आपकी पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन बराबर है प्रोटॉन के, तो वो बॉडी आपकी न्यूट्रल बॉडी होगी या अनचार्ज बॉडी कहलाएगी, ठीक है ना। यहां तक कोई समस्या तो नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर पॉइंट नंबर 9 में कह लूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि सेम चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्जेस हो या दो नेगेटिव चार्जेस हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं दो प्रोटॉन ले लूं, ठीक है ना, और दोनों को आसपास रख दूं, या दो इलेक्ट्रॉन ले लूं दोनों को आसपास रख दूं, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स एक्चुअली में रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स का मतलब, अगर मान लीजिए कि ये दोनों के दोनों प्रोटॉन है, ठीक है ना, दोनों के दोनों सेम चार्जेस होंगे, तो इनको जब मैं पास पास लाऊंगा तो ये दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे, यानी चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे के पास नहीं, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर वही मैं पॉइंट नंबर 10 कह लीजिए आप, पॉइंट नंबर 10, अगर वही मैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज लूं, ठीक है ना, यानी कि दो अपोजिट चार्जेस लूं, तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। बात समझ आ रही है आपको। ये बिल्कुल वैसा ही केस है कि जैसे आप मैग्नेट लेते होंगे, तो जब आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल को एक साथ लिखते होंगे, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, दोनों दूसरे को ढकेलते हैं। लेकिन जब नॉर्थ और साउथ को एक साथ लाते हैं तो दोनों दूसरे को चिपका लेते हैं, देखा होगा आपने। सेम वही केस यहाँ भी है कि जब आप पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस को लाते हैं एक सामने, तो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, या लेकिन जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस को एक साथ लाते हैं जब आप, तो उन दोनों के बीच में आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स फील होता है, ठीक है। तो ये इतनी बातें हैं, ओके। चलिए पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं। अब पॉइंट नंबर 11 क्या है, देखिए, एक
चार्ज, ठीक है ना, कोई भी जब चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल होता है, तो उस चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी के आसपास एक रेंज बन जाता है अपने आप ही कुदरती रूप से। ये फील्ड कहते हैं इसे हम। इस फील्ड को हम लोग नाम देते हैं, पॉइंट नंबर 11 है, इस फील्ड को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लीजिएगा कि एक चार्ज के आसपास एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फिनोमिना को या इलेक्ट्रिसिटी की फिनोमिना को फील कर सकते हैं। उस रेंज, उस चार्ज के पास बना वो रेंज जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की फिनोमिना को फील कर सकते हैं, उस रेंज को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बड़ा काम आएगा आगे चैप्टर में, इसी चैप्टर में जब आप आगे चीजों को पढ़ेंगे तो। चलिए पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए पॉइंट नंबर 12 में कहूं, याद रखिएगा। तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कुछ पहला या दूसरा या तीसरा पॉइंट था कि एक नॉर्मल एटम जो है, एक आइसोलेटेड एटम जो होता है वो अनचार्ज होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर किसी एटम में प्रोटॉन ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, प्रोटॉन कम हो जाए, तो वो चार्ज एटम बन जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? अगर तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उस एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, उसे आइसोलेटेड एटम कहेंगे। लेकिन किसी वजह से अगर किसी एटम में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, या प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए, या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, प्रोटॉन की संख्या कम हो जाए, तो उस केस में जो एटम होगा उन्हें हम चार्ज एटम कहेंगे। और नॉर्मली ऐसे चार्ज एटम को ही हम आयंस कहते हैं। आयंस का मतलब चार्ज एटम्स, और चार्ज एटम क्या इंडिकेट करता है, आइदर इलेक्ट्रॉन कम होगा, प्रोटॉन ज्यादा होगा, या फिर प्रोटॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो अगर ये इम्बैलेंस है तो ऐसे एटम को हम लोग चार्ज एटम कहेंगे या फिर आयंस कहेंगे। और आप जानते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन कम या प्रोटॉन ज्यादा होते हैं और प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि उनको आयन कहते हैं। और आयन भी इन्हीं के बिहाफ पे दो तरह के होते हैं, एक होता है एनायन और एक होता है आपका कैटायन। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि किस एटम को हम एनायन कहेंगे और किस एटम को हम कैटायन कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहले सेशन में चार्ज से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और आपके चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से कंप्लीट हुआ है। और इस चैप्टर में, इस पार्ट में जो फॉर्मूले हमने बनाए हैं उसका यूज करके हम नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि चार्ज से रिलेटेड जो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं उसको भी हम खत्म करें। यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चार्ज से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उनको भी सॉल्व करेंगे, और करंट का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम इसी चैप्टर में, इसी पार्ट में खत्म करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है तो मुझसे ज़रूर पूछिए, और बाकी तो चलती रहेंगी चीज़ें। तो धन्यवाद।